हाय। ये क्लास है हमारी समाज की भारतीय संकल्पना, जो हमारा एमपीपीएससी का पेपर 2 है, जीएस 2। उसमें जो समाज है उसका वर्णन देखते हैं। भारतीय समाज बहुआयामी है, जिसमें विभिन्न जातीयता, भाषाएं, धर्म, जातियाँ शामिल होती हैं। इसकी सामाजिक संरचना स्तरीकृत होती है। इसमें ग्रामीण से लेकर शहरी और जनजातीय क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भारतीयता के विशिष्ट लोकाचार में योगदान देता है। सामाजिक जटिलताओं और विविध जनसंख्या के बावजूद साझा सांस्कृतिक सिद्धांत, एकता, भाईचारे की भावना और संवैधानिक मूल्य लोगों को एक साथ बांधे रखते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सांस्कृतिक और भाषाई विशेषताओं के आधार पर पूरे भारत का राज्य पुनर्गठन कई अनुरोध सामने आए हैं। हालांकि जब राज्य पुनर्गठन और स्थापना की गई, लेकिन सांस्कृतिक संस्थाएं आज तक अप्रभावित बनी हुई है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? बहुजातीय समाज, बहुभाषी समाज। ठीक है। भारतीय समाज की विशेषता है कि यहाँ बहुजातीय समाज है, कई सारी जातियाँ हैं। बहुभाषी है, यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और कई सारी बोलियाँ हैं। बहुवर्गीय समाज है, तो भारतीय समाज में आर्थिक रूप संपन्न अभिजात वर्ग से लेकर सामाजिक रूप से वंचित समूहों तक कई सामाजिक वर्ग शामिल है। पितृसत्तात्मक समाज है। भारतीय समाज पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक रहा है, जिसमें पुरुष आमतौर पर प्राथमिक अधिकार वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। विविधता में एकता, तो संस्कृतियाँ, भाषाएं और धर्मों की विविधता के बावजूद एक अंतर्निहित एकता है। जनजातियाँ, आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति और रीति रिवाजों अनुष्ठानों के साथ भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और जैविक विविधता में योगदान देते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के बीच संतुलन। भारत अपनी गहरी आध्यात्मिक और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ठीक है। व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संतुलन। जबकि पारंपरिक रूप से भारतीय समाज सामूहिक कल्याण पर जोर देता है, व्यक्तिवाद की ओर रुझान बढ़ रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जो काफ़ी हद तक वैश्वीकरण से प्रभावित है। परंपरावाद और आधुनिकता का सहअस्तित्व। तो भारत पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टिकोण का एक अनूठा मिश्रण है। प्राचीन परंपराएं सहअस्तित्व में हैं, अक्सर आधुनिक प्रथाओं के साथ मिलकर वर्तमान सामाजिक ढांचे को आकार देती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाँ, परिवार। परिवार क्या होता है? अब समाज में हम एक टॉपिक देखते हैं, परिवार। परिवार अनिवार्यता सामाजिक संरचना की प्राथमिक नींव के रूप में कार्य करता है तथा हमारी जन्मजात सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह वह आरंभिक और तात्कालिक सामाजिक समूह है जिसके साथ बच्चा बातचीत करता है। समझ सामाजिक संरचना के भीतर भाषा, दक्षता, व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश और सामाजिक मानदंडों की मूल बातें बच्चे में उसके प्रारंभिक वर्षों के दौरान डाली जाती है। किसी न किसी रूप में मानव समाज का एक सार्वभौमिक इकट्ठा होता है। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण बस्तियों, शहरी, महानगरों, विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, हर तरह के सामाजिक समूह में व्याप्त होती है। परिवार की विशेषता है, ये जन्मजात सुपरिभाषित स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है। संरचना एकल और एकल अभावक वाली हो सकती है। तुलनात्मक रूप से परिवार अन्य सामाजिक समूह, संगठन एवं संघों की तुलना में आकार में छोटे छोटे होते हैं। घनिष्ठ सामाजिक इकाइयाँ बन जाती है। ठीक है। परिवार की संरचना बड़ी व्यापक हो सकती है। कई पीढ़ियों के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, विविध अनुभव एवं दृष्टिकोणों को एक साथ रखते हैं। परिवार के प्रकार। परिवार एक बुनियादी सामाजिक संस्था के रूप में परिवार सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ संरचना है। बहुत एकल परिवार प्राभिन्न होता है। आइए कुछ सामान्य प्रकार पर परिवार का आकार और संरचना के आधार पर। ठीक है। माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। एकल माता पिता वाले परिवार बड़े, विस्तारित परिवार, दो से अधिक माता पिता वाले परिवार विपरीत होते हैं। संयुक्त परिवार। ठीक है। और विवाह पर आधारित परिवार, बहुविवाही परिवार, एकल विवाही परिवार। ठीक है। और निवास के आधार पर परिवार, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार। पश्चिमी संस्कृतियों में आम है, अक्सर आर्थिक कारकों से जुड़ा होता है जो दंपतियों को अकेले रहने की अनुमति देते। अधिकार पर आधारित परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। परिवार के कार्य। परिवार इकाई समाज के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है। प्राथमिक कार्य बच्चे का उत्पादन, पालन पोषण, संस्कृति का हस्तांतरण का साधन, घर का प्रावधान। ठीक है।
सामाजिकरण का एजेंट, स्थिति निर्धारण कार्य, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी। द्वितीय कार्य में क्या क्या होता है? परिवार द्वितीय कार्य, आर्थिक कार्य, ठीक है। तो परिवार उत्पादक इकाई होती है। शैक्षिक कार्य, बच्चे की औपचारिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करना। धार्मिक कार्य, धार्मिक शिक्षा केंद्र होता है। मनोरंजक कार्य, परिवार माता पिता बच्चों को मनोरंजक गतिविधि जैसे इंडोर गेम खेलना आदि बताते हैं। नातेदारी, प्रत्येक बालक बालिका को माता पिता भाई बहन चाचा चाची मामा मामी रिश्तेदारों का पता परिवार से ही चलता है। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारी की व्यवस्था है, उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनका परस्पर संबंध वंशावली के आधार पर होता है, ठीक है। नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनका जो संबंध होता है वंशावली के आधार पर होता है। समाज की स्वीकृति आवश्यक है। गोद लिया बच्चा परिवार वालों के नातेदार बन जाता है। नातेदारी के प्रकार, नातेदारी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी मतलब विवाह के द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है। पति पत्नी ही आते हैं, इन दोनों परिवारों के संबंध होते हैं। जैसे कि विवाह के पश्चात एक पुरुष केवल पति नहीं बनता है, बहनोई दामाद जीजा फूफा नंदोई मौसा साड़ू सब बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही पत्नी जो होती है वधू भाभी देवरानी जेठानी चाची मामी आदि बनती है, ठीक है। रक्त संबंधी नातेदारी जो वे लोग होते हैं जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे संबंधित होते हैं। माता पिता, उनके बच्चों के बीच, दो भाइयों के बीच, दो भाई बहन के बीच जो संबंध होते हैं वो रक्त संबंधी संबंध होते हैं। नातेदारी की प्रमुख श्रेणियाँ, प्राथमिक नातेदारी, जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा सीधा वैवाहिक संबंध होता है, प्राथमिक नातेदारी। द्वितीयक, जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के संबंधी होते हैं वो द्वितीयक नातेदार। तृतीयक, उन नातेदारों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं नातेदारी। प्रत्येक बालक बालिका को माता पिता भाई बहन चाचा चाची मामा मामी दादा दादी नाना नानी के रिश्तेदारों का पता परिवार से चलता है। ये रिश्तेदारी की व्यवस्था है। नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनका परस्पर संबंध वंशावली के आधार पर होता है। समाज की स्वीकृति आवश्यक है। गोद लिया बच्चा परिवार वालों का नातेदार बन जाता है। विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी, तो नातेदारी हो गई है, ठीक है। नातेदारी की जो श्रेणी है उसमें प्राथमिक नातेदार जिनसे सीधा संबंध होता है, जैसे पति पत्नी पिता पुत्र माता पुत्र। द्वितीयक, जो प्राथमिक नातेदारों के संबंधी होते हैं वो द्वितीयक नातेदारी कहलाते हैं। चाचा भतीजा का, दादा पोते का, देवर भाभी का, ठीक है। और तृतीयक जो होते हैं वो जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं वो तृतीयक नातेदार होते हैं। जैसे भाई का साला तृतीयक नातेदार है, भाई तो प्राथमिक नातेदार है, साला भाई का द्वितीयक नातेदार है। गोत्र, गायों का विशेष महत्व होता है। एक समुदाय के लोग, गाय गौशाला, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में उत्पत्ति होती है। गोत्र की रीति में उत्तर वैदिक युग में प्रकट हुई है। इसका अर्थ है गाय कलम, वह जगह जहाँ पूरे कबीले से संबंधित मवेशियों को रखा जाता है, लेकिन समय के साथ एक आम पूर्वज से वंश का द्योतक। कोई भी शादी एक ही गोत्र से संबंधित व्यक्ति एक ही पूर्वजों के बीच नहीं होती है। गोत्र का नाम कश्यप भारद्वाज गौतम भृगु जैसे दिग्गज ऋषियों के नाम पर रखा गया है। गोत्र भारतीय जाति के भीतर एक वंश खंड को संदर्भित करता है। सामान्य पौराणिक पूर्वज से सदस्यों के वंश के आधार पर अंतर विवाह को प्रबंधित करता है, जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया है। संभावित हिंदू विवाह गठबंधनों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होता है। गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये गोत्र संबंधित। 8वां गोत्र जल्दी जोड़ा गया था, अगस्त, जिनका नाम दृष्टा के नाम पर रखा गया था। दक्षिण भारत में वैदिक हिंदू धर्म के प्रसार से जुड़ा हुआ था। पारंपरिक वैवाहिक व्यवस्था में बहिर्विवाह के नियम के तहत गोत्र के भीतर विवाह की अनुमति नहीं है। शादी के बाद महिलाएं अपने पिता का गोत्र नहीं रखती है, पितृसत्तात्मकता है क्योंकि। अब वंशानुक्रम देखते हैं तो पति पत्नी से जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान का अपने माता पिता से जो संबंध होता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम शब्द का अर्थ उन मान्यता प्राप्त सामाजिक संबंधों से है जिन्हें एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता है, ठीक है।
पूर्वज वह है जिसकी वह संतान है। किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम को या तो उसके पिता के परिवार से, माता के परिवार से, या दोनों से गिना जाता है। जब एक व्यक्ति का वंश उसके पिता के नाम से गिना जाता है तो इसे पितृवंशी वंशानुक्रम, और जब माता की ओर से गिना जाता है तो मातृवंशी वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। अब समुदाय क्या होता है? समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी से बना है, जो स्वयं लैटिन भाषा के कॉमन म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक साथ रहकर सेवा कर। जब लोग किसी क्षेत्र विशेष में एक साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। बोगार्ट्स एक सामाजिक समूह की भावना और एक निश्चित क्षेत्र होता है। डेविस सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं और सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। समुदाय के आधार और तत्व: स्थानीय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसका विशिष्ट नाम हो, समुदाय के हम की भावना, प्रादेशिक निकटता या सामाजिक पूर्णता, पारस्परिक आत्मनिर्भरता, सामान्य जीवन, स्वतः जन्म, अनिवार्य सदस्यता, स्थायित्व, एक समान संस्कृति के मलय। समाज और समुदाय में अंतर: समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, जबकि समुदाय में सहयोग होता है। समाज में समानता और असमानता दोनों होती है, समुदाय में समानता होती है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और समुदाय से समूह व क्षेत्र का बोध होता है। समाज में अनेक समुदाय संभव है, जबकि समुदाय में एक से अधिक समाज संभव नहीं है। समाज और समुदाय दोनों में सदस्यता अनिवार्य है, सामान्य जीवन होता है। समुदाय के आकार, विशेषता, जीवन शैली, क्षेत्र आदि के आधार पर कई भागों में विभाजित करते हैं। मैकाइवर और पेज ने समुदाय 3 प्रकार, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय, प्रादेशिक समुदाय बताए। बोगार्ट्स ने राष्ट्रीय और समुदाय बताए। किंग्सले डेविस ने ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समुदाय बताए, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। ग्रामीण समुदाय ऐसा होता है जहाँ अधिकतर लोग कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। सोरोकिन ने कहा है कि गांव प्रकृति के नज़दीक होते हैं। ठीक है। नगरीय समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या हो और घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, अधिकतर लोग गैर कृषि कार्य करते हो, उसे नगरीय समुदाय कहा जाता है। ठीक है। अब जनजातीय समुदाय, आदिम जीवन पद्धति वाला ऐसा समुदाय जिसका एक सामान्य नाम, विशेष संस्कृति, पृथक भाषा का प्रयोग करता हो, वो जनजातीय समुदाय है। ठीक है। और एक सरल समुदाय जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, एक ही भाषा बोलती है और युद्ध जैसे कार्य में संगठित होता है। ये रिवर्स ने परिभाषा दी है। अब हम देखते हैं फ्रेटरी समुदाय। डॉक्टर मजुमदार ने कहा है कि जब एक ही गोत्र का समूह किसी कारण से एक साथ मिल जाता है तो उस आकस्मिक समूह को फ्रेटरी समुदाय कहते हैं। एक ही गोत्र का समूह किसी कारण से एक साथ मिल जाता है तो उस आकस्मिक समूह को फ्रेटरी समुदाय कहते हैं। ये दो मार्कों में आ सकता है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिष्कृत। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। रॉबर्ट बेरस्टेट का विचार है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। टाइलर के मतानुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। लिंटन का मानना है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं और जो हस्तांतरित की जाती है। लुंडवर का कथन है कि संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां जैविक विरासत से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि सामाजिक सीख और अनुभव पर आधारित होती है। मैकाइवर संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करते हैं। मजुमदार और मदान लोगों के जीवन के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। समाज द्वारा भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित किया गया है। भौतिक संस्कृति मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक मूर्त वस्तुएं होती हैं और अभौतिक संस्कृति में अमूर्त वस्तुएं मापतोल, आकार, रंग, रूप आदि महसूस करते हैं। भौतिक संस्कृति मंदिर का भंडारा, इंटरनेट, कार, शादी, बारात। अभौतिक संस्कृति कानून, सरकार, कानून, विवाह की विधियाँ, धीमे परिवर्तन होता है। ठीक है। अब भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर क्या होता है? भौतिक संस्कृति मूर्त होती है और अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है।
भौतिक संस्कृति तीव्र गति से परिवर्तित होती है, अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है। भौतिक संस्कृति की प्रकृति साधारण है, अभौतिक संस्कृति की जटिल है। भौतिक संस्कृति संचयी है, तीव्र गति से बढ़ती है, और जो अभौतिक संस्कृति है संचय और धीमी गति से बढ़ती है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ और उपयोगिता के आधार पर होता है, अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता से नहीं किया जा सकता है। संस्कृति की प्रमुख विशेषता। संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति जो है मानव निर्मित होती है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, हस्तांतरित होने का गुण होता है, समूह का आदर्श होती है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण है, समाज में अनुकूलन का गुण है। संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण है। प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक होती है, अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी है। ठीक है। कोबर ने संस्कृति के दो पक्ष बताए। ठीक है। इडास संस्कृति के निर्णायक तत्वों से उसका जो औपचारिक और बाह्य रूप प्रकट होता है उसे इडास पक्ष कहते हैं। और इथोस संस्कृति का उसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं और लय और उसकी अभिरुचियों को प्रभावित और निर्धारित करना संस्कृति का इथोस पक्ष कहलाता है। ये कोबर ने बताए थे, मानवशास्त्री थे वो। इडोस और इथोस दो पक्ष बताए थे। संस्कृति के प्रमुख उपादान क्या क्या है? सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई, जिस संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व होती है। ठीक है। संस्कृति संकुल कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनता है संस्कृति संकुल। ठीक है। फिर है संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति तत्व एक संकुल के रूप में विशेष प्रकार व्यवस्थित होते हैं, घड़ी, रेडियो, कलपुर्जों सुसज्जित होते हैं। संस्कृति जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्व संकुल प्रतिमानों का प्रसार होता है तो इसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। देश, राज्य, संभाग, जिला, जनपद, ग्राम। सांस्कृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक प्रतिमान, संकुल रूप से छोटी इकाई, परिवार आदि। सबसे छोटी इकाई परिवार। जब दो भिन्न संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती है तो सांस्कृतिक संपर्क। संस्कृति प्रसार दो संस्कृतियों के संपर्क से उनमें से कोई एक दूसरी के या दोनों ही परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है तो उसे प्रसार कहते हैं। पर संस्कृतिकरण दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा दबाव से ग्रहण करती है तो पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण करने वाले समूह की जीवन विधि ही बदल जाती है। इसमें एक संस्कृति अपने सभी मूल तत्वों को नहीं खोती है। आश्रित समझी जाने वाली संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। मोर्गन ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्था को बताया। अरण्य अवस्था मानव उत्पत्ति, आग जलाना, तीर धनुष का आविष्कार, शिकार करना। भरभर अवस्था में बर्तन बनाना, पशुपालन, कृषि कार्य, लोहे का औजार बनाना। सभ्य अवस्था लेखन कार्य, व्यापार, मशीनों का प्रयोग करना। डॉक्टर दुबे ने संस्कृति की 6 अवस्थाओं का उल्लेख। आदि पाषाण युग मानव द्वारा पत्थर के भद्दे औजारों का निर्माण। पुरा पाषाण सुडोल तीक्ष्ण अर्थशास्त्रों का निर्माण। नव पाषाण सर्वाधिक तीक्ष्ण औजारों का निर्माण। ताम्र युग तांबे को गलाना ढालने कार्य। कांस्य युग कांसे के बर्तन, औजार की मूर्तियां। लोह युग शिल्प, उद्योग, संस्कृति आदि का अभूतपूर्व विकास। सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति सिविटस और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर निवासी। सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं के संग्रह से सभ्यता के अंतर्गत केवल उन्हीं भौतिक पदार्थों को सम्मिलित करते हैं जो एक साधन और माध्यम के रूप में हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ज्ञान का संग्रह हमारी प्रत्यक्ष आवश्यकता है, जबकि इसकी प्राप्ति का भौतिक साधन पुस्तकें अथवा पुस्तकें, लेख, आधुनिक ज्ञान सभ्यता का अंग है। वस्त्र हमारे लिए प्रत्यक्षता उपयोगी, किंतु मशीनों द्वारा वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। मशीनें सभ्यता है। सभ्यता मूर्त होती है, मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, विकास का उच्च स्तर व्यक्त करती है, परिवर्तनशील धारणा है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, संस्कृति का पर्यावरण है, सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है? सभ्यता की माप संभव है, संस्कृति की नहीं। सभ्यता आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। प्रयास करना पड़ता है भाई। सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन ग्रहण किया जा सकता है, संस्कृति को नहीं। सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य है। सभ्यता में परिवर्तन और सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। सभ्यता मूर्त है, संस्कृति अमूर्त है। सभ्यता में रैखिक परिवर्तन होता है, जबकि संस्कृति में चक्रीय। सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति बताती है कि हम क्या है।
ठीक है। अब संस्कृति टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।